नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ग्रस्त उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। देहरादून में श्री मोदी ने बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा की। भारत ने मॉरिशस में बुनियादी ढांचे, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वर्तमान स्थिति को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न हितधारक शांतिपूर्ण बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान खोजने का आह्वान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। इंडोनेशिया के बाली में भीषण बाढ़ में 14 लोगों की मौत और लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी हांगकांग ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। देहरादून में श्री मोदी ने राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति, बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों और स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से राहत प्रदान करना और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करना जैसे उपाय शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी ने बाढ़ और संबंधित आपदाओं में मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान ये घोषणा की कि हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी दीर्घकालीन देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा। श्री मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के अंतर्गत राज्यों को अग्रिम भुगतान सहित इस समय घोषित की जा रही सहायता अंतरिम अवधि के लिए है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही उत्तराखंड में नुकसान का आंकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल भेजे हैं। प्रधानमंत्री ने तत्काल राहत और प्रतिक्रिया में योगदान देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा उन्मुख संगठनों के कार्मिकों के प्रयासों की सराहना की। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। प्रधानमंत्री का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण का कार्यक्रम खराब मौसम की वजह से निरस्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने आज वाराणसी में द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही देशों के बीच प्रगाढ़ संबंधों की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत और मॉरिशस 2 राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे सपने एक हैं। India and Mauritius are 2 nations, but our dreams and destiny are one. इस वर्ष हम सर शिव सागर रामगुलाम जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। वे केवल मॉरिशस के राष्ट्रपिता ही नहीं, बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच अटूट सेतु के संस्थापक भी थे। उनकी यह जयंती हमें मिलकर अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस साझेदार ही नहीं, एक परिवार भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मॉरिशस में उपनिवेशवाद के उन्मूलन और उसकी संप्रभुता को पूरी मान्यता देने का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के बाहर पहला जनौषधि केंद्र मॉरिशस में स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत और मॉरिशस एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देशों के रूप में समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
श्री मिस्री ने कहा कि मॉरिशस भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर विजन का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच घनिष्ठ जन संबंधों, बढ़ते व्यापार, आर्थिक, वित्तीय और निवेश संबंधों और विकासात्मक साझेदारी पर आधारित है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में प्रथम उत्तरदाता और सुरक्षा प्रदाता रहा है और मॉरिशस भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी साझेदारी है जो विकास सहयोग, समुद्री सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा विकास सहित कई क्षेत्रों में विकसित हुई है। India has traditionally been a first responder and a net security provider in the Indian Ocean region, and Mauritius is no exception to that. Today, this is a partnership that has evolved in diverse areas, including development cooperation, capacity building, maritime security, science and technology initiatives, educational exchanges, healthcare development. And evidence of this is to be seen in the number of memoranda of understanding and agreements that were signed earlier today and exchanged between the two sides. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे। ये पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 3 दिन का ये सम्मेलन आज शुरू हुआ। सम्मेलन का विषय पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री का अधिक कुशल और नागरिक हितैषी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना 3 सितंबर को जीएसटी परिषद के आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को स्वीकृति देने के साथ साकार हुआ। आज हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किए गए सुधारों की बात कर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि जीएसटी सुधार आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए किए गए और ये 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। नए कर ढांचे के अंतर्गत अब कार, बाइक या ट्रैक्टर खरीदना आसान होगा। 350 सीसी से कम इंजन वाले 2 पहिया वाहनों पर अब 28% लगने वाला जीएसटी को घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर भी कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बसों, ट्रकों, 3 पहिया वाहनों और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% की सबसे कम कर दर लागू होगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में हर्ष गुप्ता ने नए जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए इसे त्योहार के सीजन के पहले एक बड़ी सौगात बताया है। अब जीएसटी कम होने के कारण मैं भी अब गाड़ी ले सकता हूँ। सरकार जीएसटी कम कर रही है, धीरे धीरे लाभ मिलेगा जीएसटी कम होने के बाद। सरकार तो अच्छा काम कर रही है। अब अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार न केवल वाहनों की कीमतें कम करेंगे बल्कि इस क्षेत्र में मांग को भी बढ़ावा देंगे और विकास के अवसर पैदा करेंगे। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायरस अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स सत्यापन पोर्टल और प्रोटोकॉल भी जारी किए। नया आईवीडी सत्यापन पोर्टल तेज, अधिक पारदर्शी और उद्योग अनुकूल सत्यापन प्रक्रियाओं को सुगम बनाएगा। 12वां दिवसीय अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि इस शिविर में देश भर के 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1500 से अधिक कैडेट्स ने भागीदारी की। शिविर में कैडेट्स के शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को चुनौती देने वाले हथियार फायरिंग, मैप रीडिंग, दूरी का आकलन, फील्ड सिग्नल तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम शामिल किए गए। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि संवैधानिक सीमाओं के भीतर देश की वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
कई नागरिक संगठनों ने युवाओं से राष्ट्रपति के साथ मिलकर वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों से निपटने, संवैधानिक मूल्यों को अपनाने और देश में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं को रोकने के लिए काम करने का आग्रह किया है। सीपीएन यूएमएल पार्टी ने कहा है कि देश को संविधान और लोकतांत्रिक उपायों के अनुसार एक राजनैतिक रास्ता अपनाना चाहिए। इस बीच काठमांडू घाटी में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। कई अन्य क्षेत्रों में भी कर्फ्यू और निषेधाज्ञा को बढ़ा दिया गया है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को फिर से खोल दिया गया है। सुरक्षाकर्मी पर्यटकों को हवाई अड्डे तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारी युवा बातचीत के लिए प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। युवा सड़कों पर सफाई अभियान में शामिल हुए। इस बीच प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 34 हो गई। 11,000 से ज्यादा घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए। इनमें माओवादी संगठन का एक कमांडर भी शामिल है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद गरियाबंद E30 स्पेशल टास्क फोर्स और कोबरा बटालियन के जवानों का संयुक्त दल इस इलाके के लिए रवाना किया गया। आज सुबह से भालू डिग्गी के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी हो रही है। इस मुठभेड़ में अब तक 10 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इंडोनेशिया के बाली में हुई मूसलाधार बारिश से नदियों में आए उफान की वजह से एक दशक में इस द्वीप में सबसे भीषण बाढ़ आई है और 14 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ से सबसे अधिक हताहतों की संख्या वाले स्थान देनपसार में 2 लोग लापता हैं। घरों के जलमग्न होने, सड़कें बाधित होने और पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण सैकड़ों लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। ज़ेम्ब्राना और ग्यान्यार के सबसे अधिक प्रभावित हिस्सों सहित प्रभावित क्षेत्रों तक राहत दलों को पहुंचने में काफी कठिनाई हो रही है। इससे लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी प्रभावित हैं। पड़ोस के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत से भी हताहत होने की खबर मिली है। हालांकि बारिश में कमी आ रही है, लेकिन बाली में अब भी मौसम की गंभीर चेतावनी जारी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले मामले में एक पिस्तौल और 3 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। इससे हथियारों और विस्फोटकों के एक बड़े गिरोह के सीमा पार आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। पंजाब में फाजिलका में पंजाब पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में सीमा सुरक्षा बल ने 27 पिस्तौल और 470 जिंदा कारतूसों की एक बड़ी खेप बरामद की है। संयुक्त बल ने सीमा पार के 2 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। हाल के समय में ये बरामदगी एक बड़ी ऐतिहासिक सफलता का परिचायक है। खबरें खेल की दुनिया से। लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी आमने सामने होंगे। उधर किरण जॉर्ज को हार का सामना करना पड़ा है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और एशिया कप क्रिकेट में आज ग्रुप बी में बांग्लादेश और हांगकांग के बीच मुकाबला है जारी। ताजा समाचार मिलने तक हांगकांग ने 10 ओवर में 2 विकेट्स पर 64 रन बना लिए हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। कल पाकिस्तान का मुकाबला होगा ओमान से। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ग्रस्त उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। देहरादून में श्री मोदी ने बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा की। भारत ने मॉरिशस में बुनियादी ढांचे, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा, संवैधानिक सीमाओं के भीतर देश की वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान खोजने के लिए विभिन्न पक्षों को बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं।
इंडोनेशिया के बाली में भीषण बाढ़ में 14 लोगों की मौत हुई है और लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी हांगकांग ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।